तो यस गाइज, आज हम जीएसटी का पेपर देखेंगे कि कैसा आया था कैसा नहीं आया था। तो यस, द फर्स्ट एमसीक्यू वाज वेरी इजी, इसे कोई भी इजीली क्रैक कर लेगा। ठीक है, तो मैं नेक्स्ट एमसीक्यू की तरफ बढ़ता हूँ। हाँ, अगर इन केस अगर आप लोगों को कुछ भी अगर मेरे से कुछ भी पूछना है या कोई भी इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप मुझे कमेंट्स करिएगा, मैं ज़रूर आपका रिप्लाई करूँगा। ठीक है, सेकंड में मैंने आंसर किया था, फिफ्थ में मेनली मैं आपको फिर से सजेस्ट करूंगा, अगर आपने मेरा CFR का वाला जहां मैंने CFR का पेपर शो किया है वो वाला वीडियो नहीं देखा तो वाला वीडियो भी देखिएगा। और वहाँ पे भी मैंने यही बात बोली थी, यहाँ पे भी मैं यही बात बोलता हूँ कि आप प्रीवियस पेपर्स को ज़रूर देख के जाइए, इंस्टीट्यूट वहीं से क्वेश्चंस को डाल रहा है। अब ये वाला MCQ अगर मैं आपसे बात करूँ तो ये वाला MCQ भी पास्ट पेपर में आ रखा है। फिर ये वाला MCQ भी देखिए पास्ट पेपर में आ रखा है। हाँ जी, मेनली मैंने जिन आंसर्स के ऊपर ऐसे सर्कल कर रखा है, मतलब जिस ऑप्शन के ऊपर ऐसे सर्कल कर रखा है, मेनली मैंने उन्हें टिक किया है। ठीक है, तो ये गलत भी हो सकते हैं, सही भी हो सकते हैं। प्लीज़ कोई कमेंट्स में ये मत बोलना कि अरे भाई ये गलत था। ठीक है, हो सकता है, मे बी आई एम ऑल्सो अ स्टूडेंट, आई एम नॉट अ वेल प्रोफेशनल टीचर। ओके, ये बस मैं आप लोग को एक इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करने के लिए बना रहा हूँ, क्योंकि जब मैं खुद अपने फाइनल की प्रिपरेशन कर रहा था तो मुझे कोई ऐसा वीडियो या कोई ऐसा पर्सन नहीं मिल रहा था जो मुझे जो अभी दिसंबर 2022 में एग्ज़ाम हुए थे जिसके बारे में मुझे गाइड कर पाए। क्योंकि एज ऑब्वियसली जितना भी हम लोग तैयारी कर लेते हैं, हम थोड़ा बहुत हमें लगता है कि यार हमें गाइडेंस की ज़रूरत है, तो मैं आपको वही प्रोवाइड कर रहा हूँ कि देखिए पास्ट ईयर्स के पेपर को बहुत अच्छे से पढ़िए, क्योंकि मेनली पास्ट ईयर के पेपर्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं। यस, ये था MCQ नंबर 4th। ये भी काफ़ी ईजी था कि भाई आप बताइए आपको किस पे GST मिलेगा, किस पे नहीं मिलेगा। तो आपको पता ही है, कार तो ब्लॉक क्रेडिट में आ जाता है। अब एयरक्राफ्ट आपने खरीदा, आप एक मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, फॉर ऑफिशियल यूज़ ऑफ इट्स CEO। भाई अब CEO यूज़ करेगा तो उस पर थोड़ी अपने को इनपुट मिलने वाला है। भाई हम जनरल इंश्योरेंस करा रहे हैं कार का, जो कि मेरा एम्प्लॉय यूज़ करता है, हम मैन्युफैक्चरिंग कंपनी में है और ऑफिशियल पर्पज़ के लिए यूज़ कर रहे हैं। देखिए इंश्योरेंसेज मेनली अगर आप ब्लॉक क्रेडिट में देखेंगे तो इंश्योरेंसेज मेनली देखिए, मेरे को अभी इतना ध्यान नहीं आ रहा है, प्रोविजंस पेपर को दिए हुए भी मुझे थोड़ा टाइम हो गया और मैं GST में बहुत अच्छा नहीं हूँ। हाँ, बट मुझे जहाँ तक पता है कि जो इंश्योरेंस वगैरह के जो भी खर्चे होते हैं उन पे जो GST वगैरह अगर हमें क्लेम करना होता है तो वो मेनली इंश्योरेंस कंपनी ही क्लेम कर पाती है। और ज़्यादा मुझे इसके बारे में नॉलेज नहीं था तो मैंने तो खैर C पे लगा दिया। C मुझे ज़्यादा वाइबल ऑप्शन इस वजह से लगा क्योंकि मेंटेनेंस एंड रिपेयर सर्विसेज अवेल बाय कंपनी फॉर अ ट्रक यूज फॉर ट्रांसपोर्टिंग इज फिनिश गुड्स। तो अगर आप ब्लॉक क्रेडिट के एक्सेप्शन में देखेंगे तो वहाँ पे अगर कोई ऐसी गाड़ी आप खरीदते हैं, मेनली ट्रक, तो देखिए इस पर तो अगर आप इसे परचेज करेंगे तो इस पर तो आपको GST क्लेम मिलेगा ही, क्योंकि आप तो ट्रांसपोर्टेशन के ही बिजनेस में है। और अगर मैं इसका भी रिपेयर मेंटेनेंस वगैरह कराता हूँ तो इस पर भी मुझे GST मिलेगा। यही सोच करके मैंने C ऑप्शन पर टिक कर दिया। ठीक है, मुझे कोई बहुत ज़्यादा अच्छा नॉलेज नहीं था GST का। ओके, तो मैंने अपना जो भी थोड़ा बहुत दिमाग चला मैंने उस हिसाब से कर दिया। हाँ जी, टाइम लिमिट क्या होता है नोटिस इशू करने का, नॉन पेमेंट ऑफ टैक्स अदर देन फ्रॉड सेक्शन 73 वाला केस है ये तो। और सेक्शन 73 में 3 साल होते हैं जिसके अंदर आपको नोटिस देना होता है। टाइम लिमिट फॉर इशुएंस ऑफ ऑर्डर ऑफ बेस्ट जजमेंट इज़, तो इसका आंसर जो था, इसका आंसर था शायद 5 ईयर्स था। हाँ, इसका आंसर शायद 5 ईयर्स था। ओके, और इन द कोर्स ऑफ ऑडिट अंडर सेक्शन 71, तो वो कौन कौन सी चीज़ें इंस्पेक्ट कर सकता है तो मेनली बच्चों ने, किसी ने बोला ट्रायल बैलेंस कर सकता है, किसी ने बोला एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट करेगा, किसी ने बोला कि कॉस्ट ऑडिट भी, इनकम टैक्स। तो देखिए भाई, मैंने तो सिंपल से इतना सोचा कि मैंने कहा भाई सामने वाला इंस्पेक्ट करने आया है तो जो डॉक्यूमेंट मांगेगा मुझे उसको देना पड़ेगा। ठीक है, अब वो डॉक्यूमेंट कोई सा भी मांगे मुझे तो शो करना पड़ेगा ना। ठीक है, एक्सेप्ट मेरा घर का पर्सनल डॉक्यूमेंट आता है, अपने घर की ज़मीन का कागज़ दिखावा रहे, वो क्यों दिखाऊंगा मैं, वो बिजनेस में जो भी मांगेगा मैं उसको दिखाऊंगा। तो मुझे चारों ऑप्शन एक्यूरेट लगे तो मैंने चारों पे टिक कर दिया। मेनली बच्चों के अपने अपने ओपिनियन थे, मेरा भी अपना ओपिनियन है, मैं गलत भी हो सकता हूँ, मैं सही भी हो सकता हूँ। ओके भाई, क्वेश्चन तो मैं सच बताऊँ, मतलब मैं अगर आपको बताऊँ ना तो आज तक CMA एग्ज़ाम की मेरी हिस्ट्री में मैं टैक्स में ना काफ़ी, मतलब 40 नंबर या 49 मार्क्स, मैं सिर्फ इन्हीं नंबर से पास होता था। बट इस बार मेरा जो GST का पेपर है वो अच्छा गया है। खैर, ये जो क्वेश्चन आया था ये आया था सेक्शन 10 2A के ऊपर, और ये आपको पता होगा 50 लाख वाला प्रोविज़न है जिसमें अगर आप सप्लायर हैं तो, और 50 लाख तक अगर आप अप टू 50 लाख आपका टर्नओवर है तो आप इसको मतलब इस स्कीम को ले सकते हैं, अवेल कर सकते हैं। तो यहाँ पे बोला था कि एक चार्टर्ड अकाउंटेंट की कोई फर्म वगैरह है तो क्या वो आप कर सकते हैं। तो
अगर आप गौर करेंगे तो उनका थ्रेशोल्ड लिमिट 20 लाख था, और अगर आप इसको भी जोड़ेंगे तब ये 50 लाख क्रॉस नहीं कर रहा था। तो यही सोच के भाई मैंने सीधा बोला कि हाँ जी ये करेंगे। तो इन्होंने नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा था कि अगर करेंगे तो आप हमें बताइए टैक्स पेबल कितना होगा। तो अगर आप इस सेक्शन को या इस प्रोविज़न को अगर आपने ध्यान से पढ़ा होगा तो 3% था, है ना, 3% CGST, 3% SGST, और IGST तो पॉसिबल ही नहीं है। IGST क्यों नहीं पॉसिबल है? अरे तो फिर सेक्शन 2 मतलब सेक्शन 10 2A में कैसे रहेंगे अगर इंटरस्टेट ट्रांजेक्शन करने लग जाएंगे तो। खैर आगे बढ़ते हैं भाई। ये वाला क्वेश्चन मुझसे छूट गया, मैं बड़ा दुखी था। बहुत इजी क्वेश्चन था, एल्कोहलिक लिक्वर फॉर ह्यूमन कंजप्शन, इस पर GST लीवेबल है या नहीं? भाई नहीं है, ये तो सीधा सीधा मना है। खैर मैं करना भूल गया। देखिए गाइज, इसलिए मैं आपको बोलूँगा कि जब क्वेश्चन पेपर आपके हाथ में आता है ना, आपको भाई बहुत ध्यान से पेपर करना पड़ेगा, सीरियसली। पता है मैं GST का पेपर कर चुका था 10 मिनट पहले, मैं अपने आंसर्स को मैच कर रहा था, है ना। उस टाइम भी मैं इसको नहीं देख पाया। सोचिए जब आता हुआ छूट जाता है बड़ा बुरा लगता है, सीरियसली। मेरा एग्जामिशन का चांस है GST में, बट इस क्वेश्चन ने ना मेरा पूरा मूड ख़राब कर दिया कि ऑब्वियसली किसको नहीं आएगा एल्कोहलिक लिक्वर फॉर ह्यूमन कंजप्शन। भाई नहीं, GST लेवेबल नहीं है। ओपीएम, इंडियन हम्प एंड अदर नारकोटिक ड्रग्स एंड नारकोटिक्स, भाई इस पर GST लेवेबल होगा। पता है क्यों मैंने ऐसा क्यों करा? देखिए मेरे को मेन सेक्शन प्रोविजंस नहीं पता है, पर हाँ मेरे को सिंपल ये पता है कि GST जो मिली है एल्कोहलिक लिक्वर पे नहीं था, पेट्रोल पे नहीं था, और जो एविएशन टरबाइन, फ्यूल, पार, ये सारी चीज़ें हमने पढ़ी थी उन पे नहीं होता है, और ये उसमें से नहीं आता है। तो इस पर मैं मेनली ऑप्शन करता कि हाँ भाई इस पर तो GST लीवेबल है। खैर भाई मैंने करा ही नहीं, तो मैं इस पर अपना क्या ओपिनियन दूँ। ये क्वेश्चन बहुत ईजी था, ये क्वेश्चन काफ़ी ईजी था, ये मैंने पूरा का पूरा एकदम एक्यूरेट करा है। उसके बाद भी देखिए मैंने अपने आप को 4 या 5 नंबर दिए इसमें, शायद पूरा 6 नंबर का एक्यूरेट करने के बाद। मेनली क्या होता था, मैं जब भी एग्ज़ाम दे के आता था तो अपने आप को और मोटिवेट करने के लिए, आप ट्राई करें या आप ट्राई ना भी करें वो आपका मर्जी है, तो मैं क्या करता था अपने आप को मोटिवेट करने के लिए थोड़ा नंबर वगैरह अपना जोड़ लेता था कि हाँ भाई अब मेरा कितना नंबर बन रहा है, मुझे नेक्स्ट पेपर में किस हिसाब से तैयारी करनी है, कि अगर मेरा ये पास होने वाला गया तो नेक्स्ट पेपर में मुझे ऐसा फिर ज़्यादा अच्छा सा तैयारी करना पड़ेगा, तभी तो मेरा एग्रीगेट बनेगा। खैर आगे बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन, ये वाला मैंने छोड़ दिया था गाइस। हाँ मैं आपको दिखा देता हूँ वैसे, ये देखिए ये कुछ मैचिंग वगैरह को लेकर के था और मैं इसमें श्योर नहीं था, तो गाइस मैंने तो इसको छोड़ दिया था। बट ऐसा नहीं है कि आपको नहीं आता होगा भाई, आप लोगों को भी आ सकता, मतलब आप लोगों को तो आता ही होगा। मैं तो GST में अच्छा नहीं हूँ इतना। खैर हाँ मैंने ये 4th क्वेश्चन किया था गाइस। ये ऐसा था कि जैसा नहीं होता कि आपका सेम पेन है, आपकी 2 डिफरेंट स्टेट्स में आपने अपने बिजनेसेस को खोल रखा है, तो आपको पता होगा उनको आप डिस्टिंक्ट पर्सन मानते हो। डिस्टिंक्ट पर्सन मानने के हिसाब से अगर आप उनको कोई भी सप्लाई करते हो तो उस पर अगर आप इंटरस्टेट करते हो तो आपको IGST एप्लीकेबल होता है, और इंटरस्टेट करते हो तो SGST एप्लीकेबल होता है। तो ये क्वेश्चन कुछ ऐसा ही था, और थोड़ा सा नया क्या आ गया था क्वेश्चन के अंदर। तो पहले इन्होंने बोला कि रेलेवेंट प्रोविज़न बता दो, तो भाई प्रोविज़न के नाम पे तो मेरा दिमाग ख़राब हो गया। मैंने कहा साला मेरे दिमाग में तो बहुत सारी चीज़ें आ रही थी, बट मैंने एट द एंड लिख दिया जो भी मुझे आ रहा था। ठीक है, 2000 प्रोडक्ट की क्या वैल्यू रहेगी, क्योंकि यहाँ पे इन्होंने क्या करा, लाइक काइंड एंड लाइक क्वालिटी का किसी और पर्सन का भी प्रोडक्ट दिखा दिया था। तो भाई मैंने तो उसका वैल्यू खैर 40 लाख ही लिख दिया। मैंने कहा भाई 40 लाख की वैल्यू रहेगा, ठीक है। और अपने रीज़न को, अपने आंसर को सपोर्ट करते हुए मैंने यही बोला कि 40 लाख आंसर इस वजह से रहेगा कि भाई देखिए आप चाहे उसका वैल्यू 38 लाख लगाएं, उसका 40 लाख लगाएं, उसे GST तो मतलब उसको क्लेम तो पूरे पे ही मिल जाएगा। और जब क्लेम अगर पूरे पे मिल जाएगा तो आप वैल्यू ज़्यादा कम लगा के कोई फ़ायदा नहीं है। खैर गलत भी हो सकता है, सही भी हो सकता है, कोई बात नहीं। हाँ जी, ये क्वेश्चन काफ़ी आसान आ गया था। ये आ गया था रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म का टाइम ऑफ सप्लाई, कि एक इम्पोर्टर को कब कैसे पे करना होता है। तो आपको पता होगा कि या तो जब उसको क्या होता था इसमें, या तो आप जब पेमेंट करते हैं, या 60th डेज फ्रॉम इशू ऑफ इनवॉइस, जिस दिन आपने पेमेंट कराया 60 डेज फ्रॉम इशू ऑफ इनवॉइस। बहुत सिंपल क्वेश्चन था, 6 नंबर का। यस अब देखते हैं 5th क्वेश्चन। तो 5th क्वेश्चन था जॉब वर्क के ऊपर, जॉब वर्क के ऊपर है ना। हाँ ये जॉब वर्क के ऊपर क्वेश्चन था, और सब ने पढ़ा होगा कि भाई एक साल के अंदर भेजना होता है। अगर आप 1 साल के अंदर नहीं भेजेंगे तो क्या होता है कि सप्लाई मान लिया जाता है, उस पर CGST SGST लग जाता है, और उसके बाद जब वो रिटर्न कर देता है तो वो जो हमारा पर्सन था जिसने जॉब वर्क पे भेजा था, उस जो भी उसने CGST SGST पे किया वो क्लेम कर सकता है।
ठीक है, क्या मतलब बिहाफ पे अगर हम मतलब जॉब वर्कर अगर बिहाफ पे भेज देता है तो क्या इम्प्लीकेशंस होती है भाई? अगर जॉब वर्कर ने बिहाफ पे भेज दिया तो देखो वो रजिस्टर्ड है या नहीं। तो अगर यहाँ पे अगर आप देखोगे तो हमारा जो जॉब वर्कर है वो एक कंपनी है, नहीं कंपनी नहीं है क्या? खैर जो भी था, देखिए मैंने इसको कर दिया। आप मेरे लिए देखिए क्वेश्चन पेपर देख लीजिए, आपको अपना आइडिया लग जाएगा। मैं आपको कंफ्यूज नहीं करूँगा प्रोविजंस में। देखिए मैं गलत भी हो सकता हूँ, आपने जो पढ़ा है वो सही होगा, ठीक है। ये है, ये एक वैल्यू ऑफ सप्लाई को लेकर के 9 नंबर का क्वेश्चन आया था, जरा इसको देख लीजिए। ये मेनली प्योर एजेंट का केस आया था। आईटीसी किन केसेस में रिवर्स करना होता है? मेनली अगर 180 डेज़ के अंदर अगर मैं पेमेंट नहीं करता हूँ तो मुझे क्या होता है, जितना भी मैंने आईटीसी क्लेम किया होता है मुझे वो रिवर्स करना पड़ता है। और अदर केसेस क्या होते हैं? अदर केसेस में आपको जैसे कि अगर आप पहले टैक्सेबल में सप्लाई में काम करते थे तो आपने उन पे आईटीसी क्लेम कर रखा होगा, लेकिन अब आप एग्जाम सप्लाई में आ गए तो आपको रिवर्स करना पड़ता है। ऐसे कुछ केसेस के बारे में हमको डील करना था यहाँ पे। 5 नंबर में क्वेश्चन आया था। ये नेक्स्ट क्वेश्चन था कि भाई साहब के ऊपर सेक्शन 74 वाली प्रोविजंस लग गए हैं, तो और उन्होंने क्या नाम है फिर अपना जो भी इनका डिमांड वगैरह आया था इन्होंने पे कर दिया। अब ये मांग रहे थे उस पर आईटीसी, तो आप बताइए इस पर आईटीसी मिलेगा कि नहीं? तो भाई मेरे ओपिनियन से तो नहीं मिलेगा, बाकी मुझे प्रोविज़न वगैरह तो नहीं पता था, पर मुझे ये पता था कि सेक्शन 74 के अंदर जब बेस्ट जजमेंट असेसमेंट जो हुआ है या फ्रॉड का केस जो भी आया है यहाँ पर, तो उसको आईटीसी नहीं मिलने वाला है। भाई ई इनवॉइस के क्या बेनिफिट हैं, इसको ज़रूर पढ़ के जाइएगा, ये ज़रूर आएगा। ये हमें कुछ फ़ायदे बताने थे कि आजकल जो अपने सॉफ्टवेयर में होता है, मतलब अपने सॉफ्टवेयर में भी आजकल मतलब मेनली हम लोग क्या करते हैं अपने सॉफ्टवेयर में बिल वगैरह बनाते हैं और ई इनवॉइसिंग फैसिलिटी आ गई है, तो उसमें क्या फ़र्क है दोनों में, ये आपको बताना था। तो देखिए मेनली जो प्रैक्टिस में है उसके लिए तो आसान था, कुछ ना कुछ बना के लिख देगा। अब आता है सेक्शन बी, कस्टम ड्यूटी का। तो ये पहला MCQ, ठीक है। ये 9th और ये मतलब ये 2nd और ये 3rd MCQ लिख लीजिए। ओके, ये आ गया था बैगेज वाले चैप्टर से। मेनली पता क्या था, मैं तो इसको ध्यान ही नहीं था, मुझे पढ़ के जाना इसको तो जितना थोड़ा बहुत याद था मैं उतना कराया। ये यहाँ पे बी पार्ट आया था, इसका आंसर क्या है क्या नहीं है भाई, एक आंसर तो मुझे भी नहीं पता है। मैं तो लिख के आ गया कि भाई डिपार्टमेंट की गलती है, ठीक है, डिपार्टमेंट अपनी गलती ठीक करो। सामने वाला जो क्या नाम था कस्टम ड्यूटी वापस मांग रहा है तो दे दो। भाई मुझे नहीं आता था, तो मैं मतलब मैं मेनली कोशिश करता हूँ कि मैं पूरे 100 मार्क्स का अटैम्प्ट करूँ। एज आपको पता नेगेटिव मार्किंग है नहीं, और जितना मुझे आता है उतना अगर मैंने कर लिया है तो मैं छोड़ूंगा किसी भी चीज़ को। मैं कुछ ना कुछ लिख देता हूँ, मे भी अगर वो थोड़ा भी सही हो तो 1-2 नंबर मिल जाए। ये नेक्स्ट क्वेश्चन आया था, ये था वैल्यूएशन ऑफ कस्टम ड्यूटी, कि आपको कस्टम ड्यूटी निकालना था। तो मैंने निकाल दिया था अपनी तरफ से, जो भी मेरा आंसर आया था। मैं इतना श्योर नहीं था मेरा आंसर ठीक होगा या नहीं, बट मैंने कर दिया था। और ये लास्ट क्वेश्चन कस्टम ड्यूटी का। ओह अब शायद आपको सही दिख रहा होगा।